नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह यादव सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उन्हें नायब नाजिर की पीट कर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हथेली से सीने को पंप कर मरीज को बचाने की कवायद कामयाब नहीं हुई और मरीज ने दम तोड़ दिया। मरीज प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में तैनात नायब नाजिर सुनील शर्मा थे, जो गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल पहुंचे थे। जैसे ही नायब नाजिर सुनील शर्मा के परिजनों को मौत की खबर लगी, परिजन आग बबूला हो गए। मृतक सुनील शर्मा के बेटे ने आरोप लगाया कि 30 मार्च की रात एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह होमगार्ड के साथ आए और मेरे पिता को डंडे से जमकर पीटा। हालत गंभीर होने पर 2 दिन से लालगंज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें उचित इलाज नहीं मिला। नायब नाजिर सुनील शर्मा की मौत के बाद घंटे भर हंगामा और नारेबाजी होती रही। नाराज लोग आरोपी एसडीएम को फांसी देने की मांग करते रहे। काफी हंगामे के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कर्मचारी नेता आरोपी एसडीएम पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ये एसडीएम लालगंज ने हमारे कर्मचारी साथी सुनील शर्मा को इतने डंडे से पिटाई करी कि उसकी डेथ हो गई। आज हम लोग उसको हॉस्पिटल में भी देखने आए थे। जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, एडीएम साहब जो बैठे हैं इनसे भी मेरी बात हुई और प्रशासन 2 दिन 3 दिन तक एकदम ढीला पड़ा रहा, जिससे मेरे कर्मचारी साथी की मृत्यु हो गई। हमने कल मुख्य सचिव से और अपर मुख्य सचिव से ही मांग किया था कि इस एसडीएम की तत्काल जो है सस्पेंड करके और हमारे कर्मचारी को न्याय दिलाया जाए। अब क्या मांग है मौत के बाद? मौत के बाद उसके विरुद्ध धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम यादव सिंह के विरुद्ध। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन के आला अधिकारियों को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा है। डीएम ने कहा कि आरोपी एसडीएम को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। एसडीएम की गिरफ्तारी का सवाल पूछे जाने पर डीएम उसे टाल गए और कहा कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, उसके बाद जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आरोपी एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अभी तत्काल प्रभाव से, क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही थी, तो भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त करके जो एसडीएम है ज्ञानेंद्र विक्रम, उनको मुख्यालय संबद्ध कर दिया गया और वहाँ पर नए एसडीएम की तैनाती कर। क्या कोई टीम गिरफ्तारी के लिए टीमें? बाकी जो है आगे की कार्रवाई जो पोस्टमार्टम होने के पश्चात और एफआईआर दर्ज करने के पश्चात की हॉस्पिटल को सब चीजें देखी जाएंगी। बिल्कुल एक एक बात को देखा जाएगा किसी तरीके से। सर, एसडीएम लालगंज के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब तो संबंध में भी देखा जा रहा है, अनुसार जो भी है कार्रवाई की जाएगी। 30 मार्च की रात को सुनील कुमार की उनके घर में घुसकर एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने पिटाई की थी। उनकी मौत से पहले दिए गए शिकायती पत्र के मुताबिक सुनील कुमार ने बताया कि वो अपने घर के बाहरी हिस्से में बैठे थे, तभी एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह हाथ में डंडा लेकर अपने होमगार्ड के साथ घर में घुस आए और बेरहमी से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के दौरान उसे मां बहन की गालियां भी दी। सवाल ये है कि अफसर इतना बेरहम कैसे हो सकता है? किसी की जान लेने का अधिकार किसी को कैसे है? किसी भी गुनाह के लिए सजा कानून देगा। आखिर एसडीएम ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हैं। प्रतापगढ़ से संवाददाता मनु सिंह की रिपोर्ट। वही बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उसने पेपर लीक के 5वें दिन पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी बोर्ड परीक्षा में इंटर का अंग्रेजी पेपर लीक मामले के 5वें दिन पुलिस ने मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पेपर सॉल्वर शिक्षक अविनाश गौतम को भी पकड़ा है। दोनों की गिरफ्तारी को बलिया पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। मामले में पकड़ा गया मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज का प्रबंधक है। निर्भय नारायण सिंह ने ही प्रश्न पत्र को समय से पहले ही निकाल लिया था। कंप्यूटर का काम करने वाला राजीव प्रजापति ने फोटोकॉपी कर अंग्रेजी शिक्षक अविनाश गौतम तक इसको पहुंचा दिया था। यहां से कुछ ही मिनटों में इसके हल प्रश्न पत्र को फिर से निर्भय नारायण सिंह को उपलब्ध कराया गया, जिसे प्रत्येक छात्र 25 से
30,000 रुपए में जमकर बेचा गया। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तारियां शुरू की थी। लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन में है और उसके गरजने का सिलसिला भी जारी है। आज बुलडोजर एक खाकी वाले के घर को जमींदोज किया। कौन है वो खाकी वाला और क्या था उसका जुर्म, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। सीएम योगी का बुलडोजर किसी को बख्शने वाला नहीं है, चाहे खाकी हो या खादी। अगर गुनहगार है तो इतना मान लीजिए, बुलडोजर जरूर चलेगा। ताजा मिसाल बर्खास्त इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला मकान है, जहां दोपहर में चिन्हट पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और 3 मंजिले मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। जगत नारायण सिंह गोरखपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड का आरोपी है। उसने चिन्हट के सतरिक रोड पर देवराजी विहार में एलडीए से बगैर नक्शा पास कराए आलीशान मकान को बनाया था। बताया जा रहा है कि जगत नारायण सिंह ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए बिना नक्शा पास कराए ही मकान बनाया था। लगभग 1000 स्क्वायर फीट में 10 कमरे का मकान बना था, जिसमें उसके किराएदार रहते थे। लेकिन कार्रवाई से पहले किराएदारों को निकाल दिया गया था। हत्यारोपी इंस्पेक्टर वर्तमान में जेल में बंद है, उसे बर्खास्त कर दिया गया था। 27 सितंबर 2021 की रात कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के कृष्णा पैलेस होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वो अपने अन्य साथियों के साथ गोरखपुर के दोस्तों से मिलने के लिए आए थे। मृतक कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दबिश के दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें गंभीर रूप से पीटकर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में जगत नारायण सिंह आरोपी था। बता दें कि यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि उन्होंने बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा है। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर चलने लगेंगे और वास्तव में 10 मार्च के बाद से प्रदेश में बुलडोजर का चलना लगातार जारी है और इसकी जद में आने वाला चाहे कोई भी हो, ये रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश में कई बिल्डर्स के दिवालिया होने के मामले को लेकर यूपी सरकार अब गंभीर हो गई है। दिवालियापन का नाटक करने वाले बिल्डरों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन की तैयारी कर रही है। खबर है कि बिल्डरों के दिवालिया होने से फ्लैट खरीदारों के सामने पैदा हुई परेशानियों के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो पता लगाएगी कि बिल्डर सच में दिवालिया हुआ है या खरीदारों को धोखा दे रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ की इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर यकीनन आप भी सोचते होंगे कि काश मैं इस आलीशान बिल्डिंग में रह पाता। लेकिन आंखों को चौंधिया देने वाले इन इमारतों में रहना इतना आसान नहीं है। आप जिंदगी भर की कमाई भी लगा दें, फिर भी ये सुनिश्चित नहीं है कि आप यहाँ अपना आशियाना बना पाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन महानगरों में कई ऐसे नामचीन बिल्डर हैं जो दिवालियापन का नाटक कर फ्लैट खरीदारों की गाड़ी कमाई दबा गए। लेकिन अब योगी सरकार ने ऐसे बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने की ठानी है। खबर है कि लखनऊ में आला अफसरों के साथ बैठक के दौरान सूबे के मुखिया ने तय किया है कि यूपी में ऐसे बिल्डर्स की कुंडली योगी सरकार खंगालेगी। बिल्डरों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। बिल्डरों के दिवालिया होने का पता सरकार करेगी। बिल्डरों की मॉनिटरिंग के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। दिवालियापन का नाटक करने वाले बिल्डरों पर एक्शन होगा। दरअसल गाड़ी कमाई देने के बाद भी लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में फ्लैट बायर्स के हितों की रक्षा के लिए योगी सरकार गंभीर है। माना जा रहा है कि जो बायर्स हित हैं, जो अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई लेते हैं, जो अपने सपनों का आशियाना बनाते हैं, पर कहीं ना कहीं इन जो बड़े जो बिल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस पर हावी हो जाते हैं और उनके सपनों को रौंद के अपने महल बनाते हैं और बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। पर अब
योगी सरकार जो आई है दोबारा, वो अब की बार दृढ़ संकल्पित है। उसने प्रण किया है कि बायर्स हितों की अनदेखी नहीं होगी और ऐसे जो बिल्डर्स हैं, जो अवैध बिल्डिंग बनाते हैं, जो अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं, उन पे सख्त कार्रवाई करी जाएगी। यूपी में दिवालिया बिल्डरों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सुपरटेक, यूनिटेक, आम्रपाली समेत कई नामचीन बिल्डर दिवालिया हो चुके हैं। सूबे में एक के बाद एक इन बड़े बिल्डरों के दिवालिया होने से फ्लैट खरीदारों का आशियाना पाने का सपना तो अधर में लटका ही है, साथ ही उनके खून पसीने की कमाई भी फंसी है। ऐसे में योगी सरकार ने दिवालिया बिल्डरों का सच जानने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम कसने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए योगी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इससे बायर्स को उम्मीद जगी है कि उनकी गाढ़ी कमाई डूबेगी नहीं। साथ ही जो बिल्डर दिवालियापन का नाटक कर रहे हैं, उन पर भी सीधा एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश में अपराधी छोटे हो या बड़े, हर कोई बस एक ही दुआ मांग रहे हैं कि कभी भूलकर भी यूपी पुलिस से सामना ना हो, क्योंकि यूपी पुलिस से सामना होने का मतलब है सीधा एनकाउंटर, जिसका ताजा उदाहरण बुलंदशहर में देखने को मिला। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बदमाशों की कामना, यूपी पुलिस से ना हो सामना। यूपी पुलिस से पंगा मतलब सीधा एनकाउंटर। यूपी में जारी है पुलिस का ऑपरेशन गोली मार। जी हां, प्रदेश में दोबारा योगी सरकार के आने के बाद बदमाशों की तो मानो शामत ही आ गई है, पर इस शामत का नाम है यूपी पुलिस, जो इन दिनों ऑपरेशन गोलीमार के तहत प्रदेश के तमाम छोटे बड़े अपराधियों को ढूंढ कर ढेर कर रही है। नतीजा ये है कि एक एक कर छोटे बड़े माफिया और बदमाश अब यूपी छोड़ने की तैयारी में हैं, क्योंकि यूपी में रहने का मतलब है एनकाउंटर, जिससे बचना तो फिलहाल अपराधियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। यूपी पुलिस के इस एनकाउंटर अभियान का ताजा उदाहरण बुलंदशहर के नगला जगतपुर में देखने को मिला, जहां एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 20,000 के नामी बदमाश को धर दबोचा। दरअसल मुठभेड़ के दौरान घायल आरोपी पिछले लंबे समय से पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, सो ऐसा ही कुछ हुआ है। मुखबिर की सूचना पर यूपी पुलिस की स्वाट टीम पर आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। वही पुलिस की माने तो आरोपी पर लूट के कई मुकदमे दर्ज है। 2021 में एक दिल्ली से ओमनी गाड़ी जा रही थी टैक्सी के रूप में, उसको सवारी बन करके कुछ लोगों ने गाड़ी को लूटा था और काफ़ी प्रयास करके हम लोगों ने उस घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को और गाड़ी को बरामद कर लिया था। पूरा गैंग अमरोहा जनपद का था। उसी घटना का एक साथी अपराधी अमन, जो हसनपुर थाना क्षेत्र जनपद अमरोहा का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी। यह एक सातिर किस्म का लुटेरा और कुख्यात अपराधी है। इस पर 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी तथा इसके बारे में लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी, गिरफ्तारी के लिए लगे हुए। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस की माने तो वे काफी लंबे समय से इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं बुलंदशहर की तरह पुलिस का ऑपरेशन गोलीमार हापुड़ में भी देखने को मिला, जहां हत्या के आरोपी का सामना जब पुलिस से हुआ तो वो सीधा अस्पताल ही पहुंच गया और वजह थी पुलिस की गोली। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं जब अपराधी की शामत आती है तो उसकी मुठभेड़ यूपी पुलिस से होती है और यूपी पुलिस से मुठभेड़ यानी जेल से पहले अस्पताल की सैर। जी हां, फिलहाल यूपी में आए दिन यही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां अपराधी आते तो अपने पैरों पर हैं, लेकिन जाते पुलिस के कंधों के सहारे हैं और वो भी सीधा अस्पताल। नतीजा ये है कि पुलिस से बचने के लिए अपराधी अब किसी तरह यूपी छोड़ने की दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यूपी में
अपराध यानी पुलिस की गोली का शिकार, जिसका उदाहरण बुलंदशहर के बाद हापुड़ में देखने को मिला। बुलंदशहर की तरह ही हापुड़ में भी पुलिस अपराधियों के लिए आफत बनी हुई है। यहाँ पुलिस और एसओजी टीम मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसमें एक आरोपी 25,000 का इनामी बदमाश भी शामिल है। दरअसल मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस रिकॉर्ड में जाना माना शार्प शूटर है और 4 दिन पहले ही हत्या की एक वारदात को अंजाम भी दिया था और तब से लेकर आज तक लगातार पुलिस को चकमा देकर उनके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, यूपी कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं और उस पर भी अगर कानून का चेहरा यूपी पुलिस हो तो फिर अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, उसे जेल से पहले अस्पताल की सैर करनी ही पड़ती है, यानी उसे पुलिस की गोलियों का शिकार तो होना भी पड़ता है, जैसे बुलंदशहर और हापुड़ में देखने को मिला। पुलिस की माने तो मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपियों के पास से कई अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर सिंभावली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा पूर्व से वांछित चल रहे हत्या के 25,000 की इनामिया अभियुक्त के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कपिल उर्फ अजय व गज्जू सनाफ रामनिवास घायल हुए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। मौके से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट, एक पिस्टल, 2 खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस के इस ताबड़तोड़ एनकाउंटर अभियान से अपराध पर किस हद तक लगाम लग पाती है, और साथ ही सवाल भी है कि क्या यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर ही एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि यूपी में तो कम से कम अपराधियों पर एनकाउंटर का असर जरूर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं दूसरी बार प्रदेश की कमान संभालते ही सीएम योगी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अब बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया है, जो स्कूल, कॉलेज और भीड़भाड़ वाली जगहों पर तैनात की गई है। सीएम ने पुलिस अफसरों से साफ कह दिया है कि बहन बेटियों की सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए, किसी भी मनचले को ना बख्शा जाए। कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वो विद्यालय छोड़ रही है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वो उसके प्रति जवाबदेह होगा। विधानसभा चुनाव के वक्त बहन बेटियों से ये योगी का वादा था, जो दूसरी बार सूबे की कमान संभालते ही उन्होंने पूरा किया है। यूपी में बहन बेटियों की सुरक्षा का जो वादा योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के वक्त किया था, दूसरी दफा सूबे की कमान संभालते ही उस पर काम भी शुरू कर दिया। प्रदेश के मुखिया ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस के आला अफसरों की बैठक बुलाई और 2 टूक कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव किया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि राज्य में दोबारा एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा के लिए कॉलेज और चौराहों पर मौजूद रहे। बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। मंदिरों के बाहर महिला कांस्टेबल की तैनाती की जाए। महिला संबंधी केसों में तुरंत कार्रवाई की जाए। महिलाओं के मामले की समीक्षा जिला मॉनिटरिंग कमेटी करेगी। हर स्तर पर पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। देखिए, हम हर जगह पे यहाँ पे जहाँ पर भी हाई फुटफॉल है महिलाओं का, जैसे कॉलेजेस हैं, मार्केट्स हैं, मंदिर स्पेसिफिकली नवरात्रि में है, वहाँ पर हम प्लेन क्लोथ्स में अपनी महिला कांस्टेबल्स को लगा रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो जो बच्चियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, उनको ज़्यादा कंफर्ट होता है प्लेन क्लोथ में पुलिसकर्मी से बात करने में। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी डीसीपी सेंट्रल अपर्णा और कौशिक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजधानी में आज से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। जो स्कूल, कॉलेज,
मार्केट, उसके अलावा जो मंदिर प्रांगण है उसके आसपास ये अभियान निरंतर चलता रहेगा, ताकि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, युवतियां हैं, उनको एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाए। उसके अलावा राजधानी के अंदर जितने भी पिंक बूथ बनाए गए हैं, अगर किसी महिला को, किसी युवती को समय पर वाहन नहीं मिल पा रहा है या वो किसी का इंतजार कर रही हैं, तो वो पिंक बूथ में जाकर बैठ सकती हैं ताकि उनको सुरक्षित माहौल मिल सके। उसके अलावा अगर जो कॉलेज के आसपास का इलाका है वहाँ पर सौदे उनको परेशान करते हैं, तो उसको लेकर वो 1090 पर शिकायत कर सकती हैं, पिंक बूथ जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकती हैं। उसके अलावा 112 पर भी कॉल करके मदद मांग सकती हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने मिशन शक्ति के दायरे को भी बढ़ाया है। यूपी में मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उनकी सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य किया जाए। हर थाने और जिला स्तर पर टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनके प्रति कठोर कार्रवाई की जाए। अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और जब्ती की जाए। गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो। भू माफियाओं के प्रति किसी भी प्रकार की रियायत न बरती जाए। तकनीक के उपयोग पर जोर देते हुए अपराध नियंत्रण की कार्रवाई की जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती हो। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौकीदारों से संवाद स्थापित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि ऐसे तत्वों पर कड़ाई बरती जाए जो मनचले हैं, सौदे किस्म के हैं। वे नौजवान नहीं हो सकते। नौजवानों की दिशा रचनात्मक होती है। समाज और राष्ट्र के प्रति वे अपने कर्तव्यों को समझते हैं। ऐसे लोगों को नौजवानों की श्रेणी में मत रखिए। उन मंचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए। और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। दूसरे कार्यकाल में योगी के एक्शन से अपराधी गुंडे माफियाओं के होश पकता है। ये योगी का ही डर है कि अब तक सैकड़ों अपराधियों ने सरेंडर किया है, तो वहीं एक बार फिर से जिस तरह यूपी के मुखिया ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड और मिशन शक्ति को एक्टिवेट किया है, उसका असर भी नजर आने लगा है। हर चौक चौराहे, स्कूलों, कॉलेजों पर एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात है, जिसके डर से शोहदे थर-थर कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।